अच्छा देखूंगी। तो हम चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं। डायरेक्टिंग क्या होता है? डायरेक्टर क्या करता है भाई? खुद पिक्चर की तरह खुद ही खुद एक्टिंग करता है या करवाता है? करवाता है। तूने ये करना है, तूने वो करना है, ठीक है। तो अभी जो है, लेट्स टेक अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। महेश भट्ट एंड रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह डेथ, जिसको अभी नया केस चल रहा है, जो ये बड़ा उठा हुआ मुद्दा है। तो हम ये मानते हैं, सबसे पहले जो महेश भट्ट है उसने इंस्ट्रक्शन दी रिया को कि तू उसका जाके रहने लग जा, उसको ड्रग्स दे, ये कर वो कर, ठीक है। तो उसने सबसे पहले उसको इंस्ट्रक्शन दी, फिर स्टेप बाय स्टेप उसको गाइड करा कि तूने पहले ये करना है, अगले दिन ये करना है, अगले दिन ये करना है, उसके नौकरों को हटाना है, तूने उसके अकाउंटेंट को हटाना है, काइंड ऑफ थिंग। ये उसकी सेकंड स्टेप था। उसके बाद जब वो डरने लग गई तो उसने उसको काउंसलिंग दी, तो टेंशन ना ले, मैं तेरी बैकअप में हूँ, ठीक है। फिर उसको मोटिवेट किया कि खूब पैसा मिलेगा, कर ले, वैसी तो गोल्ड डिगर है, ठीक है, कर ले। उसके बाद वो उसको लीड करता चला गया और वो उसको छोड़ छाड़ के चली गई, बाद में मर गया या क्या हुआ, केस को उसने आगे लीड कर दिया, ठीक है। तो बताओ, डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर उसने क्या क्या काम करे? सबसे पहले क्या करा उसने रिया को? उसको बताया कि देखो ये करना। सबसे पहले उसने इंस्ट्रक्ट करा, फिर स्टेप बाय स्टेप कर रहा, क्या बोलता है उसे? सेकंड वाला गाइडिंग, उसने उसको गाइडिंग करी, पहले इंस्ट्रक्टिंग, फिर गाइडिंग, उसके बाद उसको होता है काउंसलिंग करना, काउंसिल करा, फिर उसको मोटिवेट करा, फिर उसको लीड करा, ठीक है। तो इंस्ट्रक्ट होता है पहले बताना कि तुमने ये करना है। हाँ, सीधे जेब में फंस जाएगा। तो डायरेक्टिंग के अंदर सबसे पहले इंस्ट्रक्ट करना, फिर उसे गाइड करना कि देख ऐसे कर, ऐसे कर, फिर उसको काउंसिल करना कि टेंशन ना ले, मोटिवेट करना, उसके अंदर की एनर्जी को बढ़ाना, फिर उसको लीड करना। ये होता है डायरेक्टिंग। समझ में आया? डायरेक्टिंग के ये 5 वर्ड हैं: इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग। एनसीईआरटी दिखाओ, पहली बुक नीली वाली। डायरेक्टिंग की डेफिनेशन देखो, कॉन्सेप्ट में मिलेगा। चैप्टर 7 शुरू करना। नहीं, पेन देना, पेंसिल देना कुछ। पेज 179, एनसीईआरटी मीनिंग। डायरेक्टिंग मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शन एंड गाइडिंग पीपल इन डूइंग वर्क। पहले तो ये लाइन मार्क कर लेना। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में है, in the context of management of an organization, directing refers to the process of instructing, guiding, counseling, motivating and leading people into the organization to achieve its objective. मिला? किरत, अंकित, किरत कह रही हूँ, अंकित, गुरुवंश, प्रियांशी, मिला? तुम्हें मिला? हाँ, ठीक है। एक बार इस चैप्टर में देखना क्या, कोई नहीं, लास्ट टॉपिक डिलीट हुआ, मत लो टेंशन। अब हम आते हैं फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। फोन छोड़ दो, फोन दे दो मेरे को अपना। कोई नहीं, फोन दे दो ना, दिल कर रहा है। अरे दिखा दो, अपनी सूरत देखनी है मुझे। फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग, सबसे पहले डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। अगर कोई डायरेक्ट नहीं करेगा तो आप काम स्टार्ट नहीं कर सकते। मैनेजर का भी यही काम होता है, वो सबसे पहले डायरेक्ट करता है कि भाई तूने जाके ये काम करना है आज, ठीक है। तो डायरेक्टिंग की वजह से ही काम शुरू होता है। डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। तो वाइल ऑल अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो है उसके अंदर प्रिपेयरिंग, सेटिंग, ये सब कर रहे हो, तो एक्चुअल काम आपका डायरेक्शन से शुरू होता है। तुम ये करोगे, तुम प्रोडक्शन देखोगे, तुम अपना हायरिंग देखो, एचआर का काम देखो, तुम सेल्स का काम देखो, ये सब डायरेक्टिंग का काम होता है। डायरेक्शन जो है आपकी सिर्फ लोअर लेवल पे चाहिए होती है, हर लेवल पे चाहिए होती है? हमें डायरेक्शन हर लेवल पे हमें डायरेक्शन चाहिए होती है। फिर डायरेक्टिंग एक वन टाइम प्रोसेस है या कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है?
कंटिन्यूअस प्रोसेस है। डायरेक्शन नीचे से ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे। डायरेक्ट जो है मम्मी पापा तुम्हें करते हैं या तुम मम्मी पापा को करते हो? बताओ कौन डायरेक्शन किसको देता है? कहाँ से डायरेक्शन, कहाँ से ऑर्डर आते हैं? ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो डायरेक्शन टॉप टू बॉटम चलता है, ठीक है। डायरेक्शन हमेशा टॉप से बॉटम पे जाती है। समझ में आया? ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, वही पहला पॉइंट, इनिशिएट्स एक्शन, काम शुरू करवाता है। तो डायरेक्टिंग हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन बाय पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो आपके काम को शुरुआत करने का काम ही डायरेक्टिंग से होता है। सेकंड, इट इंटीग्रेट एम्प्लॉय एफर्ट। एम्प्लॉय के एफर्ट को भी जो है इकट्ठा करता है कि कीरत ने चैप्टर नंबर 1 याद कर लिया, मोहित ने चैप्टर 2 कर लिया, इसने चैप्टर 3 याद कर लिया, इसने चैप्टर 4 कर लिया, एक ने चैप्टर 5 कर लिया, एक ने चैप्टर 6 कर लिया। सबने एक चैप्टर कर लिया, पहली बुक कंप्लीट हो गई, मिलके चीटिंग करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेट हो गए सबके एफर्ट्स। सबके एफर्ट्स आपस में मिल गए, पूरी बुक तैयार, करो चीटिंग बैठ के। ठीक है, तो सुबह तुम्हारा ऑनलाइन टेस्ट हो रहा होता है, इकट्ठे बैठ जाना सारे के सारे कंप्यूटर खोल के यहीं पे। ऐसे ही होता है। ठीक है, तो डायरेक्टिंग जो है इंटीग्रेट करता है एम्प्लॉय एफर्ट को। डायरेक्टिंग इंटीग्रेट एम्प्लॉय एफर्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन इन सच अ वे कि हर बंदे की जो अलग अलग मेहनत है वो इकट्ठे होकर कंपनी को टोटल ग्रोथ देते हैं। ठीक है, a manager with good leadership ability will able to understand and convince the employees to work under him, और टीम एफर्ट को मिला के गोल्स को अचीव करता है। क्योंकि एक काम खुला है क्यों, एक बिजनेस क्यों खुला है? गोल्स को अचीव करने के लिए। किसी का गोल हो सकता है पैसा ज्यादा कमाना, किसी का कुछ गोल हो सकता है, उस गोल को पूरा करने के लिए लोग काम करते हैं कंपनी के अंदर, और उन सबको इकट्ठा करके कंपनी को प्रॉफिट दिलाने का काम मैनेजर का होता है। तीसरा होता है गाइडिंग एम्प्लॉयज, उनको गाइड करना, उनको मोटिवेट करना, उनको काउंसिल करना, ये सारा काम भी डायरेक्टिंग का होता है। अगर मुझे दिख रहा है कि मेरा एम्प्लॉय मुझे छोड़ के जाने वाला है, वो मेरे से खुश नहीं है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसे खुश करूं, चाहे उसकी सैलरी बढ़ाऊं, चाहे उसकी पोजीशन को बढ़ाऊं, और वो मेरे साथ कंटिन्यूअस रहे। फैसिलिटेट इंट्रोडक्शन ऑफ चेंज, इसकी सेकंड थर्ड लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप कोई बदलाव लाने की कोशिश करते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, क्या लोग खुशी खुशी उस बदलाव को अपना लेते हैं या लोग रेजिस्ट करते हैं? अभी तुम लोगों की क्लास कौन से फ्लोर पे होती थी स्कूल में? अगर तुम अभी 12th में होते तो कौन से फ्लोर पे पढ़ रहे होते? ग्राउंड फ्लोर। तुम टॉप फ्लोर। अगर तुम लोगों के फ्लोर चेंज कर देती टीचर कि हर साल तो ये फ्लोर रहता था, पर इस साल हम आपका फ्लोर चेंज कर रहे हैं, तो आप लोग रेजिस्ट करते कि नहीं करते? नहीं करते? करते, करते ज्यादातर करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो मतलब बेसिकली क्या होता है, कोई चेंजेस लाने की बात करी जाती है तो लोग खुश नहीं होते। तो अगर एक अच्छा लीडर होगा, एक अच्छा मोटिवेटर होगा, एक अच्छा मैनेजर होगा, उसे पता है कि कैसे काम करवाना है, उसे पता है कि रेजिस्ट ना हो और सारे बात मान जाए, कैसे करना है। मोदी की बात क्यों मान लेते हैं? हमें लगता है कह रहा तो सही कह रहा है, तो थाली पीट लेते हैं, चल घंटियां बजा लेते हैं, चल तालियां बजा लेते हैं, ये सब कर लेते हैं, दिए जला लेते हैं, कोरोना भाग जाए क्योंकि वो कह रहा है। ठीक है, यही बात राहुल गांधी आगे कह दे, पांडु क्या क्या, यही बोलेंगे हम। ठीक है, तो एक लीडर का, मैनेजर का ये बहुत बड़ा रोल होता है कि कोई भी आप चेंज लाने की बात करो, लोग फटाफट कर लेंगे। लॉकडाउन को लेके कोई रेजिस्टेंस हुआ अभी तक? नहीं हुआ। यहीं पे कांग्रेस करती तो हल्ले बोल जाते हैं, है ना? तो इंट्रोडक्शन ऑफ चेंज अच्छा होता है जहाँ की मैनेजमेंट अच्छी हो, जहाँ पे डायरेक्शन अच्छी मिल रही हो, जहाँ लोग मोटिवेटेड हो, जहाँ लोग लीडर की सुनते हो। फिर ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है, लोग मोटिवेटेड हैं, वहां पे ढंग से डायरेक्शन मिल रही है हर किसी को, तो वहां पे स्टेबिलिटी रहेगी, लोग छोड़ छोड़ के भागेंगे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को। स्टेबिलिटी रहेगी ऐसी जगह। तो ये सारे इसकी इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस के कोई भी 3 पॉइंट आपको याद करने हैं, फीचर्स के भी आपको कोई 3 पॉइंट याद करने हैं। इसमें कुछ भी घुमा फिरा के नहीं पूछते, डायरेक्ट पूछते हैं। ठीक है, नाउ एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, क्या है प्रिंसिपल्स? कट गए, प्रिंसिपल्स कट गए। प्रिंसिपल्स अलग होते हैं, फीचर्स अलग होते हैं। फीचर्स नेचर कैरेक्टरिस्टिक लिख लो, एक ही चीज होती है। तो
तुम्हारे में पहले दे रखा है, कॉन्सेप्ट दे रखा ना जहाँ पे, उसी के साइड में ही दे रखे हैं ये फीचर्स। प्रिंसिपल्स नहीं आ रहे डायरेक्टिंग के, तुम्हारे में है नहीं ना, छोड़ दो, क्यों टेंशन ले रहे। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग 4 चीजों से बना है। बोर्ड की तरफ मैं कर रही हूँ, बोर्ड देखना। बोर्ड दिख रहा है प्रियांशी? बोर्ड दिख रहा है? उल्टा कि सीधा? सीधा दिख रहा है, ठीक है। क्या दिख रहा है? तुम इधर हो जाना अगर तुम्हें नहीं दिख रहा तो। हमारा डायरेक्टर है, उसके 4 बच्चे हैं। सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन, मेरी तरह थोड़ी मोटी है, और कम्युनिकेशन। ठीक है, डायरेक्टिंग के 4 बच्चे हैं, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। सुपरविजन का क्या मतलब होता है? सुपरवाइजर क्या काम करता है? ठीक है, ऊपर से देखना, निगरानी रखने का काम होता है सुपरविजन का। तो सुपरवाइजर का काम होता है ओवरसी, ओवरलुक, ऊपर से देखना कि जो काम हो रहा है ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, जो क्वालिटी ऑफ आउटपुट है ठीक है कि नहीं है, कंपनी में काम करने की कंडीशन ठीक है कि नहीं, बस देखने का काम होता है। मोटिवेशन होता है, आपकी कंपनी में कोई उदास है, कोई परेशान है, उसको मोटिवेट करो ताकि वो आपकी कंपनी को ना छोड़ के चला जाए। ठीक है, मोटिवेशन जो है वो इंटरनल फीलिंग है कि एक्सटर्नल फीलिंग है, पहले ये बताओ। मोटिवेशन जो है अंदर से आती है या दूसरा कोई दे सकता है आपको मोटिवेशन? मोटिवेशन अंदर से आती है। ठीक है, मैं ऐश्वर्या राय दिखना चाहती हूँ, खा रही हूँ मैं भर भर के मीठा। ठीक है, मोटिवेशन मुझे अंदर से आएगी छोड़ने के, तुम्हारे बोलना छोड़ो अंदर से। ठीक है, मोटिवेशन होती फीलिंग अंदर की है, उसे क्लिक कोई कर देता है आगे। ठीक है, तो मोटिवेट करने का काम होता है मैनेजर का। लीडरशिप, लीडरशिप का और मैनेजर का एक बहुत बड़ा फर्क होता है। मैनेजर हो सकता है आपके सिर पर जबरदस्ती किसी को बिठा दिया जाए, लीडर वो इंसान होता है जिसको आप अपनी पसंद से चुनते हो। ठीक है, मोदी इज अ पीएम आल्सो, इज अ लीडर आल्सो। लोग पसंद करें या हेटेड करें, मोदी की बात सुन लेते हैं। ठीक है, बहुत लोग नहीं पसंद करते, बहुत लोग पसंद करते हैं, मोदी भक्त भी है, नॉन भक्त भी है, हर तरीके का बंदा है, पर मोदी की बात सुनी जाती है। ठीक है, तो लीडरशिप जो है इज अ स्टाइल, किस तरह से आप अपने नीचे के जूनियर्स आपको फॉलो कर रहे हैं या आपके जूनियर्स आपको पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब लीडरशिप का पार्ट होता है। उसके बाद होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या चीज होती है कि मैं तुम्हें कुछ कह रही हूँ, ठीक है, जो मैं कह रही हूँ वही बात तुम समझ पा रहे हो, वो कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, मैंने कहा आ जाना शाम को 5 बजे क्लास है, और अगर मैंने ये नहीं बताया 5 बजे आना कहाँ है, ठीक है, वो सेंटर के बाहर खड़ा है, तो क्या किस चीज की प्रॉब्लम हुई हमारी? कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हुई। तो कम्युनिकेशन क्लैरिटी होना भी बहुत जरूरी है। तो डायरेक्टिंग इन 4 चीजों से बना है, काम को देखना, लीड करना कि हाँ जी मैं तुम्हारे को बताता हूँ कैसे करना है, आई विल हेल्प यू, मोटिवेट करना कि उदास मत हो हम साथ में हैं, और कम्युनिकेट करना कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो तुम समझ सको। ये 4 चीजों से डायरेक्टिंग बनी है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग। मैंने जो है आपको डायरेक्टर के 5 काम बताए थे, उसकी बेटियां की बात नहीं करी, 4 बेटियां थी उसके ऊपर, उसके काम 4 या 5 थे, वो बताओ क्या क्या होते हैं? इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, क्या करना? ठीक है, तो डायरेक्टर जो होता है डायरेक्शन के अंदर सबसे पहले इंस्ट्रक्शन करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, गाइड करते हैं, काउंसल करते हैं, मोटिवेट करते हैं और लीड करते हैं। ठीक है,
तो डायरेक्शन में 5 काम होते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, लीडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग द एम्प्लॉय ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ताकि कंपनी के सारे गोल्स अचीव किए जा सके। ये सारे जो हैं आपके डायरेक्टिंग के फंक्शंस होते हैं, डायरेक्टिंग के काम होते हैं। उसके बाद हमने जो है डायरेक्टिंग के करेक्टरिस्टिक्स करे थे। करेक्टरिस्टिक्स से उसके इनिशिएट एक्शंस, हर लेवल पे डायरेक्टिंग होती है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, टॉप से बॉटम होती है, बॉटम से टॉप होती है डायरेक्शन। डायरेक्शन इज बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम? टॉप टू बॉटम होती है। फिर हमने इंपॉर्टेंस करी थी, जिसमें वही इनिशिएट एक्शन की एक्शन स्टार्ट ही डायरेक्टिंग से होता है। सारे एम्प्लॉयज को एफर्ट को इकट्ठा करके ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने में लगा दिया जाता है। लोगों को उनकी एबिलिटी का एहसास कराया जाता है कि आप इस कार्य हेतु इसके लायक हो। देन कोई भी बदलाव लाना हो, और अगर आपकी डायरेक्शन अच्छी है, आप अच्छे से मोटिवेट कर पा रहे हो, लीड कर पा रहे हो एम्प्लॉयज को, तो आप आसानी से बदलाव ला सकते हो कंपनी के अंदर। एक कंपनी जहाँ पे डायरेक्शन अच्छे से होगी, वहाँ पे स्टेबिलिटी और बैलेंस रहेगा। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन जो है वो कट गए हैं, जिसके पास संदीप गर्ग है, सुभाष दे है, उसके अंदर नहीं मिलेगा आपको ये। फिर हम आते हैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन। एलिमेंट्स, आई टोल्ड यू, दे आर लाइक डॉटर्स ऑफ डायरेक्शन, जिसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से 4 एलिमेंट्स होते हैं? एस से कौन सा होता है? सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। सुपरविजन आज हम करेंगे। सुपरविजन का मतलब होता है नजर रखना, ध्यान देना कि सामने वाला क्या कर रहा है, जो काफी फैक्ट्री में काम होना चाहिए, जिस क्वालिटी का होना चाहिए, जिस स्टैंडर्ड का होना चाहिए, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैनेजमेंट के पास वो प्रॉब्लम लेके जाना। ये सब काम सुपरविजन के अंडर होते हैं, जिसको हम स्टडी करेंगे। तो हमने डायरेक्टिंग के 4 या 5 हमने वर्किंग पढ़ी थी, जिसके अंदर था हमारा गाइडिंग, लीडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग। तो जो पहले 2 होते हैं, इंस्ट्रक्टिंग एंड गाइडिंग, वो सुपरविजन का पार्ट होते हैं। सुपरविजन के अंदर जो सुपरवाइजर होता है, सुपरवाइजर वो इंसान होता है जो फैक्ट्री के अंदर या फिर जो आपका काम को जो है नजर रख रहा है, जो काम के ऊपर ध्यान दे रहा है। तो सुपरविजन का मतलब वो प्रोसेस होता है जिसमें आप एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्ट करते हो, उन्हें इंस्ट्रक्शंस देते हो, प्लस उन्हें गाइड करते हो कि किस काम को कैसे करना है, ताकि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं कंपनी के वो अचीव हो सकें। इसका मेजर फंक्शन नजर रखने का होता है, ओवरसी करने का होता है, कीवर्ड है ओवरसी। ओवरसी करने का होता है एम्प्लॉयज को। तो 2 काम इसके अंदर होते हैं, बेसिकली 3 काम। पहला काम इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, ओवरसीइंग, ये सुपरवाइजर के मेन काम होते हैं। फिर हम आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन पे। ये फंक्शंस ऑफ सुपरवाइजर है। आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था, उसके अंदर भी जो है 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है, और जो थर्ड लेवल होता है वो सुपरवाइजरी लेवल होता है। आप वहां से भी फंक्शंस ऑफ सुपरवाइजर लिख सकते हो, यहाँ से भी फंक्शन ऑफ सुपरवाइजर लिख सकते हो। दोनों के मार्क्स सेम मिलेंगे। तो चाहे चैप्टर नंबर 1 से उठा लो, चाहे चैप्टर नंबर 7 से उठा लो, मार्क्स आपको पूरे मिलने हैं। फंक्शंस ऑफ सुपरवाइजर या इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन, सेम पॉइंट्स हैं। तो जो सुपरवाइजर होता है वो वर्कर्स के साथ अच्छा रिलेशन, डे टू डे कॉन्टैक्ट बनाने का काम करता है, कि और भाई कितना काम हो गया, क्या कर लिया, इतना प्रोडक्शन का काम दिया था, इतना करा कि नहीं। तो वर्कर के साथ डे टू डे कॉन्टैक्ट बना के रखना और रिलेशन बना के रखने का काम सुपरवाइजर का होता है। इसके अलावा वर्कर और मैनेजमेंट के बीच की जो लिंक होता है वो सुपरवाइजर होता है। वर्कर्स को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आएगी, मैनेजमेंट के पास वो प्रॉब्लम लेके जाने का काम सुपरवाइजर का है। ठीक है। तो सारे वर्कर एक साथ उठ के जो है मैनेजमेंट के पास नहीं जाते, वर्क सुपरवाइजर जाता है मैनेजमेंट के पास और बोलता है कि फैक्ट्री में वर्कर लेवल पे ये प्रॉब्लम आ रही है, हेल्प देम। तो मैनेजमेंट को आइडियाज देना, मैनेजमेंट के साथ डील करने का काम सुपरवाइजर का होता है, वर्कर्स का डायरेक्टली नहीं होता है। प्लस यूनिटी बनाने का काम, सारे वर्कर यूनाइटेड होकर काम करें, ये काम भी सुपरवाइजर का होता है। कैसी परफॉर्मेंस हो रही है, टारगेट पे परफॉर्मेंस हो रही है कि नहीं, एक दिन के अंदर इतने यूनिट बनने चाहिए तो क्या इतने यूनिट बन रहे हैं कि नहीं, ये क्वालिटी का माल बनना चाहिए तो ये क्वालिटी का माल बन रहा है कि नहीं, ये सब पे नजर रखने का काम भी सुपरवाइजर का होता है। सुपरवाइजर जो है, एक सेकेंड होल्ड करना। ठीक है। तो इसके अलावा जो सुपरवाइजर होता है
वो ट्रेनिंग देने का काम भी करता है। जो अगर कोई नया एम्प्लॉय नया वर्कर ज्वाइन कर रहा है तो उसको ट्रेनिंग देने का काम भी सुपरवाइजर का होता है। इसके अलावा वो जो है एक लीडर का काम भी करता है। अगर वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उन्हें मोटिवेशन देना, उन्हें काउंसलिंग करना, ये सारा काम भी करता है और वर्क परफॉर्मेंस को चेक करता है। इसके अलावा चैप्टर 1 के अंदर जब मैं रिवाइज करवाऊंगी वहां पे भी फंक्शन ऑफ सुपरवाइजर आएंगे, वो भी आप एज इट इज इसके अंदर कॉपी करके डाल सकते हो, बिल्कुल नंबर नहीं कटेंगे। जनरली आपसे पेपर में ये नहीं पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन जनरली पेपर में नहीं पूछा जाता, फंक्शन ऑफ सुपरवाइजर आता है और यही सेम पॉइंट्स आप वहां पे डाल सकते हो चैप्टर 1 और चैप्टर 7 के मिक्स करके। कोई डाउट यहाँ तक? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोटिवेशन। मोटिवेशन मीन्स इंसाइटमेंट और इंड्यूसमेंट टू एक्ट और मूव। दो वर्ड हैं इसके अंदर, इंसाइटमेंट और इंड्यूसमेंट। किसी के अंदर इच्छा जगाना, ठीक है, अंदर से इच्छा जगना, इंसाइटमेंट, यू वांट टू डू समथिंग, दैट इज मोटिवेशन फ्रॉम इनसाइड यू। ठीक है, तो मोटिवेशन मीन्स इंसाइटमेंट और इंड्यूसमेंट टू एक्ट और मूव in the context of organization it means the process of making subordinate to act in a desired manner। अंडरलाइन कर लेना, इंड्यूस करना, किसी को जो है अंदर उसकी फीलिंग जगाना। और किस तरह की फीलिंग जगाना कि आप जैसा काम करवाना चाहते हो सामने वाला वैसा ही काम कर दे। ठीक है, सो मोटिवेशन इज अ प्रोसेस where you induce people, where you incite people, where you create the feeling in the people that they themselves work according to you। आप जैसा करवाना चाहते हैं, आप वो सामने वाला खुद वैसा काम कर रहा होता है, आप उसके अंदर इच्छा इस तरह से बना देते हो। ठीक है, तो टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर टू अचीव द सर्टेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, कि देख भाई तुझे तेरी सैलरी बढ़वानी है, तुझे जो है ग्रोथ चाहिए, तुझे प्रमोशन चाहिए, उसके लिए एक काम कर, कंपनी को ना ये वाला प्रोजेक्ट दिलवा दे, देख फिर तेरी कितनी तरक्की हो जाएगी। तो सामने वाला मोटिवेट हो जाएगा, अरे हाँ अगर मैंने ये प्रोजेक्ट दिलवा दिया तो कंपनी को फायदा और कंपनी देगी फिर मुझे फायदा। तो वो खुद से जो है कंपनी के बेटरमेंट के लिए काम करेगा। तो आप चाहते थे कि सामने वाला अच्छा काम करे, कंपनी के लिए काम करे, और आपने उसके अंदर फीलिंग ऐसी डाल दी वो खुद से उठ के काम कर रहा है। सो दैट इज मोटिवेशन। कीवर्ड्स है इंड्यूसमेंट, टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर, आप जैसे काम करवाना चाहते हैं सामने वाला वैसे काम कर रहा है। ठीक है, मोटिवेशन में कुछ टर्म्स आती हैं, ज्यादातर अब नहीं पूछी जाती हैं, फिर मैं बता देती हूँ। मोटिवेशन में पहली चीज होती है मोटिव। मोटिव होता है जो आप करना चाहते हो, जो आपकी इच्छा है। ये एक इनर स्टेट होती है जो आपको एनर्जाइज देती है, एनर्जाइज करती है कि आप इसको जब तक हासिल नहीं कर लोगे तब तक आपके जीवन में सुख नहीं होगा। ठीक है, किसी के लिए वजन घटाना एक मोटिव हो सकता है, किसी के लिए बॉडी बनाना एक मोटिव हो सकता है, किसी के लिए टॉप करना एक मोटिव हो सकता है। तो मोटिव बहुत तरीके के होते हैं। ठीक है, उसके बाद मोटिवेशन जो है ये स्टिमुलेशन होती है, जो आपको उठाती है अपने बिस्तर से और काम पे लगाती है। मोटिवेटर्स आपको जो है बहुत चीज़ों से मोटिवेशन मिल सकती है। मोटिवेटर्स जनरली क्या क्या होते हैं, अच्छा खाना किसी के लिए मोटिवेटर होता है, किसी के लिए पैसे मोटिवेटर होते हैं, किसी के लिए नाम और शोहरत मोटिवेटर होता है। तो मोटिवेटर्स बहुत तरीके के हो सकते हैं। अब आपसे टर्मिनोलॉजी जनरली नहीं पूछी जाती हैं। फीचर्स ऑफ मोटिवेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फीचर्स ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन जो है सबसे पहले एक इंटरनल फीलिंग है, ये याद रखना, ये अंदर से आती है। ठीक है, कोई और आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, आप सबसे ज्यादा खुद को ही मोटिवेट कर सकते हो। इट इज एन इंटरनल फीलिंग, ये एक अर्ज, ड्राइव, डिजायर, ये सब चीजें इंटरनल हैं। हर किसी के लिए किसी कोई कोई अलग चीज मोटिवेशन दे सकती है। किसी के लिए अच्छा खाना, किसी के लिए वजन घटाना, किसी के लिए अच्छे मार्क्स लाना, किसी के लिए एक बाइक मिल जाना, किसी को आईफोन मिल जाना। तो ये एक इनर फीलिंग है, कौन सी चीज किसको खुश कर रही है। तो मोटिवेशन इज एन इनर फीलिंग। मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, जब आप किसी चीज के लिए मोटिवेटेड हो जाते हो आप उस डायरेक्शन में काम करने लग जाते हो। अगर आप मोटिवेटेड हो 90% लाने के लिए, तो आप पढ़ाई भी उसी हिसाब से शुरू कर दोगे कि मुझे 90 लाने हैं। अगर आपकी मोटिवेशन है कि अगर मैं पास हो गया तो पापा ने बाइक दे देनी है, तो आपकी मोटिवेशन आपको पढ़ाई की तरफ मोड़ देती है कि हाँ जी पास तो होके ही दिखाना है। अगर आपको मोटिवेशन है कि मुझे बहुत पैसे वाला बनना है तभी लोग मेरे को पूछेंगे, तो आपकी सारी डायरेक्शन मेहनत की तरफ चली जाती है, पैसा कमाने की तरफ चली जाती है। तो मोटिवेशन जो है, आपको जिस चीज की मोटिवेशन आएगी आप उस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर दोगे। मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकती है और मोटिवेशन नेगेटिव भी हो सकती है। हाँ मेरे बच्चे तुम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, बस थोड़ी सी मेहनत कर लो। ठीक है, मुझे पक्का विश्वास है तुम अच्छा पढ़ लोगे। ओह, तू पढ़ के दिखाएगा, तेरे बस की है पास होना, हो लिया तू पास,
ये होती है नेगेटिव मोटिवेशन। तो किसी के लिए पॉजिटिव काम करती है और किसी के लिए नेगेटिव। किसके लिए पास, किसी के लिए पॉजिटिव है और किसके लिए नेगेटिव है, ये बताओ। तुम में से किस किस के लिए पॉजिटिव काम कर रही है और किस किस के लिए नेगेटिव काम कर रही है? ईशान, पॉजिटिव या नेगेटिव? कर क्या रहे हो तुम? लग तो नहीं रहा। क्या भूल गई मैं? क्या भूल गई मैं? वीडियो ऑन करना। वीडियो ऑन करना। तुम्हारे फोन में पासवर्ड डाला हुआ है ना मैंने, वाईफाई का? है ईशान? ईशान एक काम करा करो, क्लास के टाइम पे ना मेरे सेंटर के बाहर बैठ जाया करो। सेम पासवर्ड है वाईफाई का। कीरत, पॉजिटिव मोटिवेशन काम करती है नेगेटिव? अंकित, पॉजिटिव। हम्म। अंकित, पॉजिटिव मोटिवेशन नेगेटिव मोटिवेशन? नेगेटिव। तनिष? मोहित? ओके। गुरुवंश? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस समझ में आया? तो मोटिवेशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और मोटिवेशन जो है आपकी नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है। उसके बाद आता है मोटिवेशन, बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। किसको कौन सी बात मोटिवेट कर जाए ये अपने आप में जानना बहुत बड़ी चीज है। यू रियली नेवर नो कि कौन सी चीज किसको कब मोटिवेट कर दे। तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, क्योंकि हर इंसान की एक्सपेक्टेशन अलग है, हर इंसान की इच्छा अलग है, हर इंसान का सोचने का तरीका अलग है। तो किस पे क्या चीज वर्क करे वो रियली डोंट नो। तो मोटिवेशन जो है, किसको मोटिवेट करना इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ठीक है। देन आपका एक टेबल बना होगा, ये वाला। इस तरह का कोई टेबल बना हुआ है आप लोगों का? मोटिवेशन प्रोसेस दिख ही नहीं रहा होगा मेरे में तो। सबसे पहले होती है अनसेटिस्फाइड नीड। मोटिवेशन का प्रोसेस शुरू कहाँ से होता है? जब आपकी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है। जब आपकी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है उसके बाद आपको होती है टेंशन। जब आपको टेंशन होती है तो आपके अंदर ड्राइव्स आती हैं, आपको इच्छा होती है कि मेरे को वो अपनी जो मेरी विश है उसको पूरा करना है। उसको पूरा करने के लिए आप रास्ता ढूंढते हो कि कौन से रास्ते से मैं अपनी विश को पूरा कर सकता हूँ, किस तरह से मैं अपनी विश को पूरा कर सकता हूँ, सर्च बिहेवियर। फिर आपकी जो नीड है वो सेटिस्फाई कर लेते हो आप किसी ना किसी तरीके से, और आपकी टेंशन रिड्यूस हो जाती है। ठीक है। तो मेरे को आज बर्गर खाने को नहीं मिला, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे बर्गर ही खाना है। चलो भाई स्विगी करूँ क्या जोमेटो करूँ? आ गया बर्गर, मेरी नीड पूरी हो गई, मेरी टेंशन हट गई। समझ में आया? इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन हट गया। जिस जिसकी बुक में इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन है, हट चुका है। ठीक है। ये है। अब आप लोगों की कटी है कि नहीं कटी मुझे ये बताओ। इस साल में तो मुझे कटी हुई नहीं दिख रही, इसमें तो कम्युनिकेशन कटा है। मैस्लो हायरार्की आपको करना है। ठीक है। ये ट्रायंगल बना होगा आप लोगों की बुक में, इसको जल्दी से खोल लो। किसी की बुक में पहले और किसी की बुक में बाद में है। मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। खुल गया? सबको मिल गया अपनी अपनी बुक्स में? प्रियांशी को मिल गया, ठीक है। ईशान मिला? कीरत, ईशान? ठीक है। पुरानी एनसीईआरटी 189 पेज पे है। ठीक है।
तो ये जो हमारे मास्लो भाई साहब थे, एब्राहम मास्लो, इनकी जो ये दी हुई जो नीड हायरार्की थ्योरी है, ये बड़ी फेमस है। ये लोगों को साइकोलॉजी में, बिजनेस स्टडीज में, मैनेजमेंट में, अलग अलग लेवल पे बहुत लोगों को पढ़ाई जाती है ये थ्योरी। ठीक है। ये थ्योरी क्या है कि इंसान की ना ज़रूरतें हैं, लेवल बाय लेवल ज़रूरतें हैं। एक ज़रूरत पूरी होती है तो वो दूसरे पे जाता है, दूसरी ज़रूरत पूरी होती है तीसरे पे जाता है। तो हम ज़रूरतों को पढ़ेंगे और इनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इनकी हायरार्की पढ़ेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो बेसिक लेवल पे, सबसे छोटी लेवल पे, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो एक ज़रूरत होती है इंसान की, वो होती है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। सबसे पहले इसको साइकोलॉजिकल मत लिखना, सारे बच्चे इसको साइकोलॉजिकल लिख देते हैं, ये फिजियोलॉजिकल नीड है। फिजियोलॉजिकल नीड का मतलब होता है बॉडी की नीड्स। तो एक इंसान को सबसे पहले अपनी बॉडी की नीड्स पूरी करनी होती है। बॉडी की नीड्स में आपका रोटी खाना, पेट भरना, नींद पूरी होना, इतना पैसा होना कि मेरा रोज का काम चल जाए। तो एक इंसान की सबसे पहले होता है कि मेरे पास इतनी तो कमाई आ जाए कि मेरी जिंदगी गुजर सके, मेरा पेट भर सके, मैं सो सकूं कहीं पे। ठीक है। तो सबसे पहले आपकी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड होती है, जैसे कि आपका एग्जांपल दे रखा है हंगर। और ये कैसे पूरी होती है? बेसिक सैलरी द्वारा पूरी होती है। जब आपके हाथ में ऐसी इनकम आती हो, थोड़ा बहुत कमाई का जरिया हो आपका, तो आपकी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड पूरी होती है। जब जैसे ही आपका पेट भर गया, सोने को जगह मिल गई, ठीक है, तन ढकने को कपड़े मिल गए, ये सब चीजें मिल गई, उसके बाद आपकी आती है सिक्योरिटी नीड, कि आज तो पैसा आ गया मेरे पास, आगे भी क्या मेरे पास ये पैसा आएगा? क्या मेरी नौकरी छिन तो नहीं जाएगी? मेरे पास ये सोर्सेस ऑफ इनकम हमेशा रहेगा कि नहीं रहेगा? इसको सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड की बात कहते हैं। तो एक बार पेट भर गया, उस वक्त की शांति पड़ गई। अब आता है कि क्या मेरे पास इतना पैसा हमेशा आता रहेगा कि मैं अपना पेट भर सकूं, मेरी सिक्योरिटी रहेगी? तो ये बात होती है स्टेबिलिटी ऑफ इनकम की। तो ये कैसे पूरी होती है? जब आपको पेंशन मिल जाए, जब आपको सरकारी नौकरी मिल जाए, जब आपको ऐसी नौकरी मिल जाए जिसमें से आपको कभी हटाया ना जाए, तो आपकी सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड पूरी होती है। एक बार आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी नीड पूरी हो गई कि हाँ पैसा तो मेरे पास आता रहेगा, पैसे की टेंशन नहीं है, अब आपके अंदर आता है प्यार। मुझे लोग प्यार से बात करें, मुझे समाज में अपनाए, मुझे अपनापन मिले, मुझे देख के लोग मुस्कुरा दें, मुझसे नफरत ना करें। ये सब आपकी एफिलिएशन बिलोंगिंगनेस नीड होती है। ये फ्रेंडशिप के थ्रू पूरी होती है। आपके ऑफिस में लोग आपसे दोस्ती यारी रखें, आपसे अच्छे से बात करें, आपका ध्यान रखें, ये आपकी बिलोंगिंगनेस नीड पूरी होती है। जब आपको लोगों का प्यार मिलता है, तो आपके अंदर आ जाता है अब मैं अपने आप को स्टैंडर्ड का बनाऊंगा। अब मैं ऐसा रखूंगा कि लोग बस मेरे को ही पूछेंगे। मेरे को चाहिए बड़ी गाड़ी से बड़ा घर, ठीक है, मुझे चाहिए रोल्स रॉयस, मुझे चाहिए जोर बाग में घर। ठीक है। तो इसको कहते हैं एस्टीम नीड्स। यहाँ पे आप अपने स्टेटस के लिए काम करने लग जाते हो, यहाँ पे आप ज्यादा प्रमोशन के लिए, हायर जॉब लेवल के लिए काम करने लग जाते हो, सीनियर पोजीशंस के लिए काम करने लग जाते हो। आप अपना स्टेटस ऊपर करने की कोशिश करते हो। जब आपको लाइफ में पैसा मिल गया, श्योरिटी हो गई, पैसा कहीं नहीं जा रहा, आपको लोगों का प्यार भी मिल रहा है, आपकी सारी हाई फाई डिमांड्स भी पूरी हो गई, आप प्रमोशन में पहुंच गए, अब आपकी आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। मैं बचपन में पेंटर बनना चाहता था, मैं बचपन में बॉलिंग करना चाहता था, मैं बैट्समैन बनना चाहता था, मैं गार्डनिंग करना चाहता था, जो मैं कभी इस समय पे कर ही नहीं पाया। मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था, जो मैं पैसा कमाने के चक्कर में छूट गया मुझसे। तो अब मैं वो करूंगा, क्योंकि मैंने जीवन में सब हासिल कर लिया, मेरे पास पैसा है, मेरे पास नाम शोहरत है, मेरे पास अच्छे टाइटल हैं, लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं। अब मैं वो करूंगा जो मेरी इच्छा थी, मुझे एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है, तो मैं वो बनूंगा। तो इसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड कहते हैं, सेल्फ फुलफिलमेंट नीड कहते हैं। इसमें आप अपने गोल्स जो आपने अपने लिए सेट करे थे पर्सनल लेवल पे, आप उनको अचीव करने की बात करते हो। एक बार देखो, क्या ये चीजें समझ में आई या कोई डाउट है? ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन, मुझे बताओ। एक्सेप्टेंस एंड फ्रेंडशिप। क्या? ठीक है। परमानेंट जॉब। परमानेंट जॉब, सिक्योरिटी। प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। एस्टीव नीड। बेसिक सैलरी।
बेसिक सैलरी, बेसिक फिजियोलॉजिकल, ये साइकोलॉजिकल कौन बोला? ये साइकोलॉजिकल जो जो लिख रहा है ना, इसका नंबर कटेंगे। साइकोलॉजिकल के लिखना तुम, साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल होता है दिमागी, दिमागी जरूरत, फिजिकल होता है बॉडी की जरूरत। ठीक है ना? अचीवमेंट ऑफ गोल्स, एक इंसान है, वो ना इतना भी नहीं कमा पाता कि अपनी 2 टाइम की रोटी इकट्ठी कर सके। एक बार साइकिल कंपटीशन होता है, उसमें वो पार्टिसिपेट करता है और नंबर 1 आ जाता है, तो उसको एक अच्छा इनाम मिलता है, जिससे उसका जो है रोटी पानी का खर्चा निकल जाता है। फिर वो जो कंपनी साइकिल की रेसिंग करा रही होती है, वो उसको जॉब दे देती है, परमानेंट जॉब दे देती है, और सब लोग उसको प्यार से बात कर रहे होते हैं। तो बताओ कौन कौन सी नीड्स की बात हुई है यहाँ पे? सबसे पहले सिक्योरिटी की हुई, और बिलोंगिंगनेस की हुई, एफिलिएशन। तो सबसे पहले वो इतना भी नहीं कमा पा रहा कि रोटी ला सके, उसकी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड पूरी नहीं हो रही थी, पर वो कंपटीशन जीत गया, उसमें उसको पैसे मिल गए, उसकी फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो गई। कंपनी ने उसको परमानेंट जॉब दे दी, सिक्योरिटी नीड पूरी हो गई, उसको लोग प्यार से बात करते हैं, उसकी एफिलिएशन नीड पूरी हो गई। ये पेपर में क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। इतना समझ में आया? ठीक है। अब आपके जो है इंसेंटिव्स होते हैं, जब आप कंपनी में काम करते हो आपको सैलरी तो मिलती मिलती है, सैलरी के अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जिसकी वजह से आप उस कंपनी में रहना पसंद करते हो। ठीक है? तो बहुत तरीके की वो जो आपको मिलती हैं चीजें, चाहे वो पैसे के तरीके में हो या नॉन पैसे के तरीके में हो, उसको इंसेंटिव कहते हैं। इंसेंटिव कुड बी फाइनेंशियल, इंसेंटिव कुड बी नॉन फाइनेंशियल। एक तरीके का मोटिवेटर का ही काम करते हैं, आपको जोड़ के रखते हैं कंपनी से। ठीक है? अब जैसे मेरी सिस्टर है, उसकी यहाँ क्या है, सैलरी तो मिलती मिलती है, अभी लॉकडाउन के अंदर भी उसका एक भी रुपया नहीं कटा, प्लस उसकी हर फ्राइडे पार्टी होती थी। अभी तो लॉकडाउन के अंदर ये सब चीजें रुक गई हैं। उसकी हर फ्राइडे जो है कंपनी की तरफ से, सैटरडे संडे की छुट्टी होती थी, और हर फ्राइडे उनकी एक पार्टी होती थी, चाहे वो डिस्क पार्टी हो रही हो, चाहे किसी भी फॉर्म में पार्टी हो रही हो। फ्राइडे यूज टू बी अ वेरी लाइट डे। तो बेसिकली उसको 4 दिन काम करना, तो उसके लिए बहुत बड़ा मोटिवेटर था किसी और कंपनी में शिफ्ट ना करने का। वो कहती थी ये कंपनी मुझे इतना सुख दे रही है, मैं इस कंपनी को छोड़ के क्यों जाऊं। ठीक है? तो आपके जो इंसेंटिव हो सकते हैं वो फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, वो नॉन फाइनेंशियल भी हो सकते हैं इंसेंटिव। पेपर में आपको कुछ कीवर्ड्स लिखे होंगे, उससे पहचानना होगा ये फाइनेंशियल है कि नॉन फाइनेंशियल है, और ये फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल में भी कौन सा है, ये आपको पहचानने के लिए आएगा। ठीक है? तो सबसे पहले हम फाइनेंशियल इंसेंटिव्स पे आते हैं, जिसके अंदर ये आपको एनसीईआरटी के तो पेज 190 पे मिलेगा, पुरानी एनसीईआरटी के। नई एनसीईआरटी के कौन से पेज पे है ये? तो सबसे पहले आपका फाइनेंशियल इंसेंटिव होता है पे एंड अलाउंसेस। फॉर एवरी एम्प्लॉय सैलरी इज द बेसिक मॉनेटरी इंसेंटिव, इट इंक्लूड्स बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, अनदर अलाउंस सच सैलरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रेगुलर इंक्रीमेंट्स इन पे एवरी ईयर। तो सबसे पहला इंसेंटिव, आप किसी कंपनी को क्यों ज्वाइन करते हो? क्योंकि वो आपको क्या दे रही है? रोकड़ा। वो आपको पैसे दे रही है, वो आपको पे दे रही है, आपको अलाउंसेस दे रही है। तो पे एंड अलाउंसेस के अंदर आपकी बेसिक पे आती है, और प्लस डियरनेस अलाउंस आता है। डियरनेस अलाउंस एक तरीके का खर्चा होता है अपार्ट फ्रॉम सैलरी, वो भी आपको मिलता है। तो आपको पेपर में अगर डियरनेस अलाउंस आ गया और बेसिक पे आ गया, तो उसका मतलब है वो पे एंड अलाउंसेस की बात कर रहे हैं। तो सबसे मेजर रीजन किसी कंपनी को ज्वाइन करने का होता है कि वो आपको पैसे दे रही है, वो आपको तनख्वाह दे रही है। ठीक है? तनख्वाह के अंदर बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस दो चीजें आती है। उसके बाद आता है प्रोडक्टिविटी लिंक वेज इंसेंटिव्स। प्रोडक्टिविटी लिंक वेज इंसेंटिव क्या होता है? आप जितना काम करोगे, आपके काम के हिसाब से आपको पैसे मिल जाएंगे। जो हम डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम पढ़ते थे, वही ये चीज है कि अगर आपने 100 यूनिट्स बनाए, तो आपको 4 रुपए के हिसाब से पेमेंट मिल जाएगी। अगर आपने 110 यूनिट्स बनाए, तो आपको 10 रुपए के हिसाब से पेमेंट मिल जाएगी, 100 यूनिट से ज्यादा बनाए। ठीक है? तो अगर आप 100 यूनिट से कम बना रहे हो, आपका प्रोडक्टिविटी कम है, आप इतना आलस दिखा रहे हो, 100 यूनिट भी नहीं बना पा रहे हो, तो आपको सैलरी 4 या 5 रुपए के हिसाब से मिल रही है। ठीक है? तो वो सैलरी थोड़ी सी कम हो जाती है। वहीं पे आपने जैसे ही 101 यूनिट बनाया, 102 यूनिट बनाया, 100 यूनिट से 1 यूनिट भी आप ऊपर गए, आपको पर यूनिट 10 रुपया मिलता है। हम्म। एक सेकेंड।
तो प्रोडक्टिविटी लिंक्वेज सिस्टम क्या होता है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए होता है। अगर आप अच्छे प्रोडक्टिव हो, आप बढ़िया काम कर रहे हो, आप दिए हुए टारगेट के हिसाब से ऊपर जा रहे हो, तो आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। टारगेट से कम काम कर रहे हो तो आपको कम पैसे मिलेंगे। तो ये भी एक तरीके का इंसेंटिव होता है। जो आलसी लोग होते हैं उनके लिए मोटिवेटर का काम करता है कि थोड़ी सी मेहनत और कर ले, टारगेट पूरा हो गया तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो अगर मैं 90 यूनिट्स बना रही हूँ तो मुझे 5 रुपए के हिसाब से दे रहे हैं, तो मेरे हाथ में 450 रुपीज आ रहे हैं दिन के। वहीं पे अगर मैं 100 यूनिट बना रही हूँ तो वो मुझे 10 रुपए के हिसाब से दे रहे हैं, तो मेरे हाथ में 1000 रुपया आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये 10 यूनिट में और बना लूं तो मेरी सैलरी में 550 रुपए का फर्क आ जाएगा, विच इज अ बिग थिंग। तो जो 90 यूनिट बना रहा होगा वो कहेगा कि चल 10 यूनिट की और मेहनत कर लेता, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इसमें आपका कीवर्ड है लिंकिंग पेमेंट ऑफ वेजेस टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। देन आपका होता है बोनस। बोनस जो है ओवर एंड अबव द सैलरी मिलता है। बेटा आपकी तनख्वाह तो है 10,000 रुपए या 20,000 रुपए, पर इस महीने दिवाली पड़ रही है, तो 20,000 रुपए की तनख्वाह तो आपको मिलेगी मिलेगी, साथ में 5,000 रुपए का बोनस मिलेगा। ठीक है, तो ओवर एंड अबव द सैलरी, सैलरी तो आपको मिलेगी मिलेगी, साथ में उसके ऊपर से जो पैसा मिले वो आपका बोनस। ठीक है, तो कीवर्ड है ओवर एंड अबव द वेजेस और सैलरी। फिर आपको होता है प्रॉफिट शेयरिंग। हम कहते हैं तो कंपनी की भलाई में काम कर, तेरे को प्रॉफिट का 10% हम दे दिया करेंगे, जितना भी कमाएंगे हम एक साल में या एक महीने में उसका 10% तेरा। तो जब आपको प्रॉफिट का हिस्सा दिया जाता है, प्रॉफिट में से शेयरिंग मिलती है, तो आप क्या करते हो, आप कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ाना चाहोगे या घटाना चाहोगे? तो आप जो है, आपको अगर प्रॉफिट शेयरिंग दी जाए तो आपका मोटिव क्या बन जाता है कि कंपनी के प्रॉफिट जितने हो सके उतने बढ़ाऊं, ताकि क्योंकि मुझे उसमें हिस्सा मिलेगा। वो ये नहीं कह रहे कि हम तेरे को मालिकाना हक दे रहे हैं, हम सिर्फ प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा दे रहे हैं, तो इसलिए तू प्रॉफिट को बढ़ा। ठीक है, तो जैसे मुझे दे दिया जाता था, मैं जब जॉब करती थी, कि अगर तुमने 1 लाख से ऊपर की ज्वाइनिंग दी, ये प्रोडक्टिविटी लिंक वेज सिस्टम की तरह भी था, तो उसका 10% आपका हो जाएगा। तो मेरी कोशिश रहती थी कंपनी हर महीने 1 लाख रुपए से ऊपर की ज्वाइनिंग करे। ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उनकी सैलरीज मिला के 1 लाख रुपए से ज्यादा के होते हो। तो प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो मोटिवेट करती है एम्प्लॉयज को, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाए और कंपनी के प्रॉफिट इंक्रीज करें। तो इसका कीवर्ड है इंक्रीजिंग द परफॉर्मेंस एंड कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज इन प्रॉफिट्स। प्रॉफिट का बढ़ना इज प्रॉफिट शेयरिंग। देन नेक्स्ट आपका होता है को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन। इसके अंदर आपको कुछ शेयर्स दे दिए जाते हैं। जब आपको शेयर्स दे दिए जाते हैं तो आपको फीलिंग ऑफ ओनरशिप मिलती है कि आई एम द ओनर बिकॉज आई हैव द शेयर्स ऑफ दिस कंपनी। एंड आपको बताया गया है कि शेयर्स आर लाइक द ओनरशिप ऑफ द कंपनी, आपको जो है ओनरशिप का स्टैंड देते हैं। तो इसमें आपको सस्ते दामों पे शेयर दे दिए जाते हैं। अगर और किसी को 100 रुपए का शेयर मिल रहा है तो आपको 50 रुपए का 80 रुपए का शेयर मिल जाता है। आपके अंदर ओनरशिप की फीलिंग आती है और आप कंपनी के लिए मेहनत करते हो, कंपनी की जो है कंट्रीब्यूशन के अंदर ज्यादा हेल्प करते हो। फीलिंग ऑफ ओनरशिप इज द कीवर्ड फॉर को पार्टनरशिप। इसके अलावा आपको जो है कोई कंपनी अगर ज्वाइन कर रही है तो वो आपको ये पहले से ही बोल देती है कि जब आप हमारी कंपनी को छोड़ोगे या आप रिटायर हो जाओगे तो हम आपको एक अच्छा सा अमाउंट देंगे। ठीक है, तो जब हमारी कंपनी से आप रिटायर हो गए, पूरा काम करके 60 साल की उम्र में निकलोगे, तो हम आपको बहुत मोटा अमाउंट देंगे। इस लालच में आके आप उस कंपनी के साथ काफी समय तक काम करते हो। उसको ग्रेचुइटी बेनिफिट भी कहते हैं। और ये एक तरह का आपको फायदा तब मिलता है जब आप उस कंपनी में लगातार सर्विस में रहते हो। तो इसकी जो लास्ट लाइन है, दे एक्ट एज एन इंसेंटिव व्हेन दे आर इन सर्विस इन द ऑर्गेनाइजेशन। यू वर्क थ्रू आउट योर लाइफ इन द सर्विस ऑफ द कंपनी, एंड एट द एंड ऑफ योर सर्विस पीरियड कंपनी विल गिव यू अ बिग lump sum amount. So you enjoy working in that company. This act as a motivator to to serve in the company. तो इसका कीवर्ड है इन सर्विस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा आपका होता है परक्विजिट। परक्विजिट क्या होता है, आपको गाड़ी दे दी कंपनी ने, आपको रहने के लिए घर दे दिया कंपनी ने, आपको जो है बच्चे की पढ़ाई कंपनी ने फ्री कर रखी है, आपको जो है फर्स्ट क्लास एयर की टिकट मिलती है, आप कंपनी की तरफ से कहीं पे भी जाते हो आपको जो है फ्लाइट की टिकटें मिलती हैं। ये सब परक्विजिट होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपका कीवर्ड है कार अलाउंस, हाउसिंग, मेडिकल एड, एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन, एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ तक समझ में आया फाइनेंशियल इंसेंटिव्स? नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इसके नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव और ये चैप्टर पूरा खत्म करवा दूंगी।
नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा और फिर इसकी इकट्ठे वीडियो डालूंगी, ठीक है। बाय। मैं फाइनेंशियल इंसेंटिव से ही अपना कंटिन्यू कर रही हूँ। तो हमने लास्ट क्लास में करे थे फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, जिनकी पुरानी एनसीईआरटी है 189 पेज, न्यू एनसीईआरटी विच पेज, न्यू एनसीईआरटी पेज 186। ईशान आप सब 184। ईशान आप सबको मिल गया टॉपिक फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव? किसको नहीं मिला? मोहित बताओ विच पेज। तो फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव वो सारी चीजें होती हैं जो एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करती हैं कंपनी में रुकने के लिए, कंपनी में लगातार काम करने के लिए। तो हम फाइनेंशियल इंसेंटिव पे थे। फाइनेंशियल इंसेंटिव के अंदर हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। फाइनेंशियल इंसेंटिव के अंदर सबसे पहली चीज होती है जब आपको बेसिक आपकी सैलरी आपको दी जाए। सबसे बड़ा इंसेंटिव आपकी बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस होते हैं। तो अगर आपको कीवर्ड मिलता है बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस, तो इसका मतलब है वो आपकी पे एंड अलाउंसेस वाला फाइनेंशियल इंसेंटिव दे रहे हैं। जब आपको जो है आपकी सैलरी, आपकी जो पेमेंट है वो आपकी प्रोडक्टिविटी के साथ लिंक कर दी जाए कि जितनी प्रोडक्टिविटी करोगे ज़्यादा कमाओगे, ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करोगे, ज़्यादा चीज़ें बनाओगे तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे, कम काम करोगे तो कम पैसे मिलेंगे। जब आपकी प्रोडक्टिविटी के साथ आपकी इनकम को जोड़ दिया जाता है उसे प्रोडक्टिविटी लिंक वेज सिस्टम कहा जाता है। जब आपको ओवर एंड अबव द सैलरी और ज्यादा पैसे मिलते हैं उसको जो है बोनस कहते हैं। ओवर एंड अबव द सैलरीज एंड वेजेस इज योर बोनस। देन जब आपको प्रॉफिट का हिस्सा दिया जाता है जिसकी वजह से आप कंपनी के प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए और ज्यादा मेहनत करते हो कि जितने ज्यादा प्रॉफिट बढ़ाऊंगा उतनी ज्यादा मुझे हिस्सा मिलेगा, उसे प्रॉफिट शेयरिंग कहते हैं। जब आपको ओनरशिप की फीलिंग दे दी जाती है, जब आपको कंपनी के कुछ आपको शेयर्स जो हैं, आपको कंपनी के शेयर्स मार्केट रेट से सस्ते रेट पे दे दिए जाते हैं ताकि आपके अंदर ये फीलिंग भरी जा सके कि आप कंपनी के ओनर हैं, आप कंपनी के मालिक हैं। दैट ओनरशिप फीलिंग जो है आपको मोटिवेट करती है कि आप कंपनी के लिए ज़्यादा मेहनत करें ताकि ज़्यादा प्रॉफिट्स बढ़े। उसे को पार्टनरशिप के स्टॉक ऑप्शन कहते हैं। जब आप कंपनी में काम ही इसलिए करते हैं कि इस कंपनी में मैं आज सर्विस में रहूंगा तो जाके मुझे फ्यूचर में बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, उसे रिटायरमेंट बेनिफिट्स कहते हैं। तो ये आपका इंसेंटिव का तब तक काम करता है, ये इंसेंटिव तब के लिए होता है जब आप कंपनी में सर्विस कर रहे होते हो। परक्विजिट्स जिसमें आपको फ्री मेडिकल एड, फ्री ट्रैवल, फ्री आपका जो है हाउसिंग, एजुकेशन, ये सब कंपनी द्वारा मिले उसे जो है परक्विजिट्स कहते हैं। एक बार देख लो, कोई डाउट है तो पूछो, फिर हम नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स पे जाएंगे। ये तो हो गए आपके सारे फाइनेंशियल। अब हम नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में आते हैं जिसमें पैसे का कोई लेना देना नहीं है, जिसमें सैलरी पैसा कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पर आपका ओहदा, आपकी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका रिस्पेक्ट, ये वाली सेक्शन काम करता है। एक इंसान जो मिडिल लेवल पे काम करेगा, जो लोअर लेवल पे काम करेगा, उसके लिए पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बट एक इंसान जब अपर लेवल का मिडिल आपका जो है अपर मिडिल सेक्शन पे आ जाता है या सीनियर पोजीशन पे आ जाता है, उसके लिए उसका रुतबा बहुत मैटर करता है। पैसा तो उसको मिल ही जाएगा, उसका रुतबा बहुत मैटर करता है। तो उस इंसान के लिए नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव ज्यादा मैटर करता है एज कम्पेयर टू फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव के अंदर सबसे पहला आता है स्टेटस। In the organizational context, status means ranking of position in the organization given to a person holding a managerial position. अगर आप किसी इंसान को स्टेटस देते हो, उसको हाई पोजीशन देते हो, एक को कहते हो आप रिसर्च एग्जीक्यूटिव और एक को कहते हो सीईओ ऑफ द कंपनी, सीएफओ ऑफ द कंपनी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी। जिस इंसान के साथ सीएफओ लग जाए, सीईओ लग जाए, जिसके साथ वाइस प्रेसिडेंट लग जाए, उसका रुतबा ही अलग लेवल का होता है। और जब आप एक इंसान को ये रुतबा देते हो तो उसको साइकोलॉजिकल, सोशल, एस्टीम नीड को आप एक साथ पूरा करते हो। तो स्टेटस होता है रुतबा, ठीक है। इसमें आप किसी को मैनेजरियल पोजीशन देते हो जो उसको साइकोलॉजिकल, सोशल और उसकी एस्टीम नीड को सेटिस्फाई करता है, आप उसको प्रेस्टिजियस पोजीशन देते हो। देन होता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ये आपको जो ये फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव ये लिखने के लिए नहीं आएंगे, आपको ये जो फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है ये आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा।
पेपर में क्वेश्चन दे देंगे कि सो एंड सो पर्सन है, उसको जो है ज़्यादा अच्छे से मेहनत करे, उसे मोटिवेट करने के लिए उसको ओवर एंड अबव द सैलरी भी उसको जो है पेमेंट्स मिल रही हैं। तो बताओ कौन सा उसको इंसेंटिव दिया गया, इज इट फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, या फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल में कौन सा है? उन्होंने वर्ड लिखा है ओवर एंड अबव द सैलरी। तो ओवर एंड अबव द सैलरी हमने पढ़ा था कि ये बोनस का होता है, तो आप इसका आंसर लिखोगे ये फाइनेंशियल होता है और फाइनेंशियल में ये बोनस होता है। सिमिलरली अगर आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि सो एंड सो कंपनी पर्सन को मोटिवेट करने के लिए, सो एंड सो एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए कंपनी में उसको जो है प्रेस्टिजियस पोजीशन दे दी गई ताकि उसकी साइकोलॉजिकल, सोशल और मेंटल नीड पूरी हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, तो बताओ इज इट अ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, व्हिच काइंड ऑफ इंसेंटिव इट इज, एंड उसके अंदर भी कौन सा टाइप है? तो आप लिखोगे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है, उसके अंदर ये स्टेटस है। समझ में आया? आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा, एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आएगा। ऐसा हो सकता है कि ये कौन से वाला है, फाइनेंशियल है कि नॉन फाइनेंशियल है, आप बोलोगे ये नॉन फाइनेंशियल है, उसमें ये स्टेटस है, उसके अलावा ये कह देंगे कोई और दो एक्सप्लेन कर दो। ऐसे जरूर आ सकता है कि नॉन फाइनेंशियल के दो और बता दो, फाइनेंशियल के दो और बता दो अपनी मर्जी के, ऐसे आ सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, जब आपकी कंपनी जो है अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में काफ़ी विचार करती है, अपने एम्प्लॉयज़ की उनको जो है फ्रीडम देती है, उनको ऑटोनॉमी देती है, उनके काम के लिए उनको रिवॉर्ड देती है, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए रिस्क टेकिंग बिहेवियर को वो करती है, डेवलप करती है, मतलब कि कंपनी पूरी तरह से सपोर्ट करती है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो उसे ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट कहते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पेपर में आइडेंटिफाई करने के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नहीं आता है जनरली। उसके बाद आता है करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज, गुरुवंश। अगला होता है आपका करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। तो जब मैनेजर्स जो हैं एम्प्लॉयज को मौका देते हैं कि वो अपने स्किल्स को बेहतर करे, वो अपना जो है आगे प्रमोट हो, आगे एक स्टेप आगे जाए, हायर लेवल पे जाए, तो हायर लेवल पे जाना इज मोर लाइक प्रमोशन, हायर लेवल पे जाना इज करियर एडवांसमेंट। जब एक इंसान को ये दिख रहा है कि मेरा जो है करियर ऊपर जा सकता है, मुझे जो है प्रमोशन मिल सकता है, तो उसकी जो है काम करने का जज्बा होता है बहुत तेज बढ़ जाता है। तो इट इज मोर लाइक टॉनिक, एक दवाई का काम करता है। अगर आपका मैनेजर जो है आपको हायर लेवल पे जाने के लिए उकसा रहा है, वो आपको जो है मोटिवेट कर रहा है और आपके जॉब स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा है, तो इसमें कीवर्ड है इम्प्रूविंग द जॉब स्किल्स एंड बी प्रमोटेड टू हायर लेवल। देन होता है जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट कीरत, अब मुझे एक बात बताओ जॉब एनरिचमेंट से रिलेटेड में, पबजी किस किस को पसंद था खेलना? ठीक है, पबजी के अंदर क्या होता है, आपकी मूवमेंट्स आप डिसाइड करोगे, आपके एक्शंस आप डिसाइड करोगे, आपको पूरी फ्रीडम है, आपने कौन सा आपके पास वेपन है उसको कब कहाँ कैसे यूज करना है, सारी आज़ादी आपकी थी उसको यूज करने की, कौन सी डायरेक्शन में जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, या कोई आपको डिसाइड करवाता था कि ये तुझे ऐसे ही करना है तो ऐसे ही करेगा? खुद डिसीजन लेते हो, जब किसी काम में खुद से डिसीजन लेना हो, उसका काम भी आप डिसाइड करो, करने का तरीका भी आप डिसाइड करो, ठीक है, उसमें किस तरह से काम होगा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आपको हर चीज की आजादी मिल जाए, उस काम में मजा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो जिस काम के अंदर आपको आजादी मिलती है, जिस काम के मालिक ही आप हो, कि जैसे आपको करना है आप करो, आपकी मर्जी, आप देखेंगे आप इसके करता धरता हो, उस काम को करने का एक मजा ही अलग होता है। ठीक है, अब मैं एज अ टीचर किसी प्रिंसिपल के दबाव में पढ़ा रही हूँ और मैं एज अ टीचर अपने सेंटर पे पढ़ा रही हूँ, मेरी फ्रीडम किसमें ज्यादा है? अपने सेंटर पे पढ़ा रही हूँ, मुझे पता है ये मेरा काम है, मुझे कैसे कब क्या करवाना है मेरी मर्जी होगी, राइट? तो जब आपका अपनी मर्जी होती है उस काम को करने का मजा ही अलग होता है। ठीक है, तो जॉब एनरिचमेंट के अंदर जब आपकी जॉब के अंदर काम का कंटेंट, ठीक है, कि तुम्हारे लिए जो है काम का कंटेंट बढ़ गया है, वर्क का लेवल बढ़ गया है, आपके जो है आपकी नॉलेज का पूरा यूज हो रहा है, आपके स्किल्स का पूरा पूरा यूज हो रहा है, आपको पूरी आज़ादी है अपने काम को करने की, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके हिसाब से दी गई है, आपको पर्सनल ग्रोथ का पूरा मौका मिल रहा है और आपको अपने एक्सपीरियंस अच्छा गेन करने को मिल रहा है, ऐसे काम के अंदर खुद ब खुद आपका काम करने का मन करेगा। तो आपकी जब जॉब एनरिच्ड होगी, जब वो आपके पास वर्क कंटेंट हाई होगा, आपको आज़ादी मिलेगी काम करने की अपने तरीके से, तो आप बेहतर तरीके से काम करना प्रेफर करोगे।
जॉब एनरिचमेंट का कीवर्ड है डिजाइनिंग जॉब विद ग्रेट वर्क कंटेंट, रिक्वायर हाई लेवल ऑफ नॉलेज एंड स्किल, गिव मोर ऑटोनॉमी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर ये सारे वर्ड हैं तो इसका मतलब है जॉब आपकी एनरिच्ड है। उसके बाद होते हैं एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, ठीक है, जिसके अंदर हर एम्प्लॉय का हर महीने, हर हफ्ते, हर 6 महीने में, क्वार्टर में उनका असेसमेंट होता है, और एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, स्टार ऑफ द वीक, ऐसे आपका लगा होता है। कभी आपने मैकडोनल्ड या डोमिनोज में देखा है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, स्टार ऑफ द वीक, ऐसे लगा हुआ होता है? देखा है मैकडी, डोमिनोज, केएफसी? उसमें एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है कॉन्ग्रेचुलेटिंग द एम्प्लॉय फॉर गुड परफॉर्मेंस। अगर कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो सबके सामने वो तालियां बजाएंगे। तालियां बजाने से क्या होगा, उसको मोटिवेटेड फील होगा कि अरे मेरे लिए तालियां बजी हैं, मैं नेक्स्ट टाइम भी अच्छा काम करूंगा। या नोटिस बोर्ड पे उसका नाम दिखाएंगे कि हाँ जी ये एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ है, इसने सबसे बेस्ट काम करा पूरे महीने में। या फिर उसको सर्टिफिकेट देंगे, उसको अवार्ड देंगे, उसको टी शर्ट वी शर्ट बना के देंगे, ठीक है। या फिर आप उसको रिवॉर्ड करोगे, उसकी सैलरी के ऊपर से उसको इंसेंटिव, इंसेंटिव नहीं होगा इसके अंदर, जो है उसको रिवॉर्ड करोगे, उसका अगेन सबके आगे जो है उसकी तारीफ वगैरह करोगे कि इसने मुझे बहुत अच्छा वैल्यूएबल सजेशन दिया। एक बार पढ़ो एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, जिसमें एम्प्लॉय को रिकॉग्नाइज किया जाता है उसकी मेहनत। उसके बाद आता है आपका जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी के साथ साइड में लिखे ना सरकारी नौकरी, ठीक है। सरकारी नौकरी का क्या होता है, भले ही वो बहुत सैलरी ना देती हो, भले ही उसमें आप करोड़पति ना बनते हो, पर वो आपको एक श्योरिटी देती है कि एक बार आप लग गए तो आपको कोई नहीं हटा सकता इस नौकरी से। ये एक इंसेंटिव इतनी बड़ी चीज होती है कि मेरे को 100% हो गया कि मैं एक बार इस नौकरी पे लग गया तो किसी का बाप भी मुझे नहीं हटा सकता। वो चीज इतना मेंटल पीस देती है कि लोगों को भले ही सैलरी कम मिल रही हो, फिर भी वो उस नौकरी को ना छोड़ते, ठीक है। वो उस नौकरी को ही करेंगे क्योंकि उनको ये श्योरिटी है कि हमारे को पैसा आ जाएगा घर में, मेरी सारी जिंदगी नौकरी चलेगी, ठीक है। तो अभी जैसे कोरोना इफेक्ट हुआ, काफी लोगों की नौकरियां गई, काफी लोगों को काम पे इफेक्ट आया, पर सरकारी नौकरी वालों के घर में पैसा आया। तो ये आपकी जॉब सिक्योरिटी आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन देती है। तो एम्प्लॉय वांट देयर जॉब टू बी सिक्योर, लोग चाहते हैं कि एक बार उनकी नौकरी लग जाए तो उनको कोई हटा ना सके। दे वांट सर्टेन स्टेबिलिटी अबाउट फ्यूचर इनकम, कि हमारी फ्यूचर में भी इनकम आती रहे, एंड उनको वरी ना होना पड़े कमाई के लिए। इंडिया के अंदर जॉब सिक्योरिटी सबसे बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, तभी लोग जो है आपका जॉब सिक्योरिटी के चक्कर में सरकारी नौकरी को ढूंढते हैं। बट इसका जो है एक नेगेटिव साइड है, अगर मुझे पता चल जाए कि मैं एक बार नौकरी पे लग गई, मुझे तो सैलरी आनी आनी है, मैं एक बार सरकारी स्कूल में टीचर लग गई, मुझे तो पैसे आने ही आने हैं 80,000 रुपये महीना, तो क्या मैं पढ़ाने पे फोकस करूंगी? क्या मैं बहुत मेहनत कि अच्छा पढ़ाना है? नहीं करूंगी। मुझे पता है मेरे घर में पैसा आना है, राइट। तो लोगों को आलसी भी बना देता है। तो जॉब सिक्योरिटी के अंदर आ जाता है स्टेबिलिटी अबाउट फ्यूचर इनकम, कीवर्ड है स्टेबिलिटी अबाउट फ्यूचर इनकम। ये इंपॉर्टेंट है जॉब सिक्योरिटी। जॉब एनरिचमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है। करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी जनरली नहीं पूछते इतना ज्यादा, पूछ सकते हैं, नहीं पूछते इतना। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट छोड़ना हो तो छोड़ देना। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन पे आते हैं। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे एम्प्लॉयज को साथ में बिठाते हैं मैनेजमेंट के साथ, और उनके ही सजेशन मांगते हैं कि आपको क्या लगता है कंपनी की ग्रोथ के लिए क्या बेहतर रहेगा। तो अगर एक एम्प्लॉय को उसके सजेशन को मांगा जाए तो उस एम्प्लॉय को ऐसा महसूस होता है कि मेरा मेरी बात मैटर करती है कंपनी के लिए, कंपनी मुझे सुनना चाहती है, तो उसको बहुत अच्छा फील होता है और वो कंपनी के लिए आगे काम करना पसंद करता है। तो एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इट मीन्स एम्प्लॉय involving employees in decision making on the issues related to them. In many companies, these programs in practice in the form of joint management committee, work committee, canteen committee. जब आप एम्प्लॉय से डिसीजन मेकिंग में उनका साथ लेते हो, उनका सहारा लेते हो, उसे आप एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन कहते हो। ये पेपर में आने के चांसेस हैं। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट नॉट इम्पॉर्टेंट। Empowerment means giving more autonomy, power to subordinate. Empowerment make people feel their jobs are important. उनको कहते हैं कि भाई तू ही कर सकता है, ये काम कर सकता है। किसने मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी है? मुन्ना भाई एमबीबीएस,
उसके अंदर हॉस्पिटल में एक झाड़ू लगाने वाला होता है, बुढ़ा सा होता है झाड़ू लगाने वाला। तो उसमें जो संजय दत्त मुन्ना भाई होता है वो जाके उसके गले मिलता है और उसको थैंक यू बोलता है, जादू की झप्पी देके उसको थैंक यू बोलता है और कहता है कि आप नहीं होता तो ये हॉस्पिटल की साफ सफाई कैसे होती, आपने ही तो हॉस्पिटल को मेंटेन कर रखा है। तो उसको वो ऐसा महसूस करा देता है कि तुम्हारी जॉब इतनी इंपॉर्टेंट है कि तुम ना हो तो पता नहीं ये काम कैसे चलेगा। उसी को एम्प्लॉय एम्पावरमेंट कहते हैं कि मेरी वजह से कंपनी चल रही है, मैं ही तो हूँ कंपनी का असली मालिक, मैं ही हूँ कंपनी का एक असली करता धरता। तो आप एक एम्प्लॉय को ऐसा महसूस करा दो कि वो कितना जरूरी है कंपनी के लिए, देखो तुम ही तो हो सब कुछ। तो उसके अंदर ये फीलिंग आ जाएगी अरे ये तो मेरी कंपनी है, मुझे काम करना है इसके लिए, मैं नहीं करूँगा तो बेचारी कंपनी डूब ना जाए। तो दैट इज एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्प्लॉय को इतना एम्पावर्ड फील करा दो कि वो आपकी कंपनी के साथ हमेशा जुड़ के काम करना है। एक बार देखो कोई डाउट है तो, कोई क्वेश्चंस हैं? तो एक जगह पे आपने लीडरशिप की और मोटिवेशन की डेफिनेशन बिल्कुल साथ साथ लिखनी है, क्योंकि इसमें वर्ड मैचिंग है और क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाता है और बच्चे कई बार लीडरशिप की जगह मोटिवेशन लिख देते हैं और मोटिवेशन की जगह लीडरशिप लिख देते हैं। तो मैं सबसे पहले लीडरशिप की डेफिनेशन पढ़ रही हूँ। पुरानी वाली एनसीईआरटी पेज 193 लीडरशिप, नई वाली एनसीईआरटी आई थिंक पेज नंबर 186 पे होगा या 187, इस पे 188 पे आपको। सेकेंड पैराग्राफ, थर्ड लाइन, leadership is the process of influencing the behavior of people by making them strive voluntarily towards achievement of organizational goals। लीडरशिप क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हो ताकि लोग खुद से उठ के खड़े हो जाएं और कंपनी के लिए काम करने लग जाएं। सो यू आर इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल, मेकिंग देम स्ट्राइव वॉलंटरली, कि वो अपनी इच्छा से खड़े हों और कंपनी के लिए काम करें। तो इसमें कीवर्ड है इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर, स्ट्राइव वॉलंटरली। ठीक है, तो इसमें इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर एंड वॉलंटरली वर्ड इंपॉर्टेंट है। अब हम मोटिवेशन पे आते हैं। मोटिवेशन आपको मिलेगा पेज नंबर 180 के आसपास मिलेगा। नई बुक में 179, पुरानी एनसीईआरटी 184, मोटिवेशन वर्ड लिखा होगा। मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबऑर्डिनेट्स टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर टू अचीव सर्टेन गोल्स। ठीक है, तो जब आप सबऑर्डिनेट से सर्टेन एक्ट में डिजायर्ड मैनर में एक्ट करवाना चाहते हो, ठीक है, इसमें कीवर्ड है इंड्यूसमेंट, इंसाइटमेंट टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर। ठीक है, तो अगर ये वर्ड लिखे है तो आपको मोटिवेशन आंसर लिखना है। अगर आपको इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर, स्ट्राइविंग वॉलंटरली वर्ड आया तो आपको लीडरशिप लिखना है। ये कीवर्ड्स पहचानना, कीवर्ड से ही आंसर पूरा हिलेगा। बहुत बार बच्चे मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो लीडरशिप क्या होता है कि लीडर क्या होता है? मोदी क्या है? मोदी इज अ लीडर, मोदी इज अ बिग लीडर। मोदी क्या करता है? वो आपके अंदर इस तरह से आपको इन्फ्लुएंस करता है कि आप खुद खड़े होकर कहते हो कि हाँ जी कूड़ा नहीं डालना, स्वच्छ भारत अभियान है, कूड़ा कूड़ेदान में जाएगा। 2014 से पहले किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता था कूड़ा कहाँ गिर रहा है ना? और 2014 के बाद से एक नारा हो गया स्वच्छ भारत चल रहा है भाई, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। कूड़ा फेंकता भी है ना कोई तो एक बार हमारे माइंड में आता है स्वच्छ भारत। ठीक है, हम कहते हैं कूड़ा कूड़ेदान में मत फेंको, हाँ कूड़ेदान में फेंको, सड़कों पे मत फेंको। हम खुद उठा के जो है हमारा रैपर होगा कुछ होगा मुझे डस्टबिन में फेंकने की सोचते हैं, सोचते हैं कि नहीं सोचते? ठीक है, तो दैट वाज द इन्फ्लुएंस ऑफ मोदी, दैट वाज द इन्फ्लुएंस ऑफ लीडर व्हिच मेड अस डू थिंग्स वॉलंटरली, कि हम अपने आप ही उसके हिसाब से काम करने लगे। मोदी ने घर आके मेरे को हिला के नहीं बोला कि भाई तू कब कर इस तरह से। मोदी ने मुझे आगे नहीं बोला था तालियां बजानी है, थालियां बजानी है, घंटियां बजानी है या दिए जलाने हैं। मोदी ने सिर्फ ऐसे बोला हमें करना चाहिए और सारे लोग करने लग गए खुद से अपनी मर्जी से। दैट इज द पावर ऑफ अ गुड लीडर। समझ में आया? तो लीडर क्या करता है? वो आपको ऐसा इन्फ्लुएंस कर देता है कि आप खुद ब खुद उसके पीछे चल पड़ते हो। समझ आया? तो लीडर आपको जो है उत्सुकाता नहीं है, लीडर आपका जो है आपके पीछे नहीं पड़ता है, आपके अंदर जो है बार बार कोशिश नहीं करता है कुछ करने की,
लीडर सिर्फ बोलता है और आपके बिहेवियर को ऐसा इन्फ्लुएंस कर देता है, आपके ऊपर ऐसी छाप छोड़ देता है कि जो मोदी करेगा वही हम करेंगे। अचानक से चाय अच्छी लगने लगती है क्योंकि वो चाय वाला है। तो दैट इज द इन्फ्लुएंस, दैट इज नॉट कि मैं मोदी भक्त हूँ या कुछ हूँ, बट मोदी का ये इफेक्ट है। एंड वाकई में है, मोदी इज अ ग्रेट लीडर इन दैट सेंस कि ही नोज हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, है ना अंकित? अंकित आवाज नहीं आ रही। ये इफेक्ट है मोदी का। ठीक है, तो अब हम फीचर्स ऑफ लीडरशिप पे आते हैं। लीडरशिप की डेफिनेशन क्लियर हुई। अब हम फीचर्स पे आते हैं लीडरशिप के। लीडरशिप जो है, एक लीडर की एबिलिटी होती है दूसरे इंसान को इन्फ्लुएंस करने की। लीडर आके आपको कुछ नहीं कर रहा, पर आपको सामने वाला पसंद इतना आ रहा है कि आप अपने आप ही उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हो। लीडर जो होता है, लीडरशिप जो होती है, वो आपके बिहेवियर में चेंज ले आता है। एक लीडर नोज हाउ टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अदर्स। देन लीडरशिप जो है इज ऑल अबाउट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, हाउ कनेक्टेड यू फील विद अ पर्सन। ठीक है, आपका मैनेजर कोई और हो सकता है, पर आप किसी और को अपना आइडल मान सकते हो, आप किसी और से ज्यादा कनेक्टेड फील कर सकते हो। ठीक है ना? तो हो सकता है कि बिजनेस स्टडीज पढ़ मुझसे रहे हो, पर कनेक्शन सर के साथ ज्यादा फील होता हो। बिजनेस स्टडीज की बात कर रहे हैं तो सर से कर रहे हैं, हो सकता है। तो लीडर जो होता है उसके साथ आपका इंटरपर्सनल एक कनेक्शन जो होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। लीडरशिप जो है, लीडर जो है अपनी लीडरशिप स्टाइल को एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करवाने के लिए यूज करता है। दैट कुड बी एनीथिंग, दैट कुड बी म्यूचुअल हार्मनी, दैट कुड बी द बिजनेस इंक्रीज इन द प्रॉफिट, इंक्रीज इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इट कुड बी एनीथिंग। एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए लीडर बीच में आता है। और लीडरशिप इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कोई एक दिन का लीडर नहीं बनता है। लीडर लगातार रहता है, उसका काम लगातार चलता रहता है। ठीक है, द टर्म लीडर इमर्जेस फ्रॉम लीडरशिप। एक इंडिविजुअल जिसके अंदर ये सारी लीडरशिप की क्वालिटीज होती हैं उसे लीडर कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट? फिर हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं। ये आपका बोर्ड्स में आ रहा है, एक सेकेंड होल्ड कर। अब हम करेंगे लीडरशिप स्टाइल। ये आपको 100% क्वेश्चन बोर्ड्स में आएगा ही आएगा, इसको नहीं छोड़ना है। ये टॉपिक लीडरशिप स्टाइल, ये आपकी पुरानी एनसीईआरटी में 198 पेज पे है। नई एनसीईआरटी के अंदर ये आपका जो है 190 पेज के आसपास मूव आउट करेगा, 190 192 के आसपास होगा। मिला? मिल गया? इसमें सबसे पहले है ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेटिव। इसके साथ ब्रैकेट में लिख देना नाजी, हिटलर। ठीक है, ये हमारे हिटलर भाई साहब। ऐसा सड़ा सा मुंह रहता था इसका। हाँ, ऐसे सही मुंह रहता था इसका। ये हमारे हिटलर भाई साहब हैं, मिस्टर ए। ठीक है, मिस्टर ए हमारे हिटलर भाई साहब हैं। इनके नीचे लोग काम करते हैं, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। आपको क्या लगता है, मिस्टर ए जो है, मिस्टर हिटलर जो है, वो ऑर्डर्स देंगे या सामने से जवाब सुनना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, या खाली ऑर्डर देना पसंद करेंगे? हम्म, क्या कह रहे हो? ऑर्डर देना पसंद करेंगे। ठीक है, ऑटोक्रेटिक स्टाइल को हम बॉस सेंट्रिक रिलेशनशिप कहते हैं। बॉस सेंट्रिक का मतलब होता है यहाँ पे बॉस के ऊपर सारा फोकस फोकस होता है, बॉस अपनी चलाने में लगा रहता है। ठीक है, तो एक ऑटोक्रेटिक लीडर वो होता है, एक ऑटोक्रेटिक लीडर वो इंसान होता है जिसको सिर्फ ऑर्डर देना पसंद है।
वो ऑर्डर्स देता है और सामने से क्या एक्सपेक्ट करता है, ओबीडियंस, कि मैं ऑर्डर दूंगा, तुम चुपचाप मेरी बात को ओबीडियंटली मानो, फालतू में जवाब मत दे देना मुझे, मैं बस जो कह रहा हूँ चुपचाप करो। आई डोंट वांट फीडबैक फ्रॉम यू, तो फीडबैक मैकेनिज्म चाहिए ही नहीं, अपना फीडबैक रखो अपनी जेब में, नहीं चाहिए मुझे आपका फीडबैक, ठीक है। इसमें जो होता है बॉस होता है, अगर इसकी बात मानो तो ये रिवॉर्ड्स देता है, और इसकी बात ना मानो तो पनिशमेंट देता है। तो ये अपनी मर्जी के हिसाब से किसी को रिवॉर्ड भी देगा और किसी को पनिशमेंट भी देगा, ठीक है। इसको कॉन्ट्राडिक्शन नहीं पसंद, इसको फीडबैक नहीं पसंद, इसकी बात को कोई गलत कह दे इसको बर्दाश्त ही नहीं है, ठीक है। इसको कॉन्ट्राडिक्शन नहीं पसंद है। ये कहाँ पे चल सकता है बंदा, फैक्ट्री में। ऐसा बंदा आज की डेट में फैक्ट्रियों में चल सकता है जहाँ पे लेबरों को गाली देके काम करवाना होता है, ठीक है। गाली दी चल ये काम कर, गाली दी चल वो काम कर। तो ऐसी जगह पे बॉस वाला तरीका चलता है जहाँ पे लेबरों की सुननी नहीं है, लेबरों से सिर्फ काम करवाना है। तो फैक्ट्रियों में ये सब चलता है, और ऐसी जगह पे चलता है जहाँ पे क्विक डिसीजन मेकिंग करनी हो। अगर 100 लोगों ने मिलकर डिसीजन लेना हो तो बहुत टाइम लगता है, बट खाली एक बंदे ने डिसीजन लेना है, ऐसे डिसीजन आता है, बहुत जल्दी डिसीजन आता है। तो क्विक डिसीजन मेकिंग की जगह पे आपका ऑटोक्रेटिक सबसे सूटेबल है। तो आपको इतने पॉइंट्स याद रखने हैं। ऑटोक्रेटिक इज मोर लाइक हिटलर स्टाइल, इट इज बॉस सेंट्रिक, यहाँ पे ये ऑर्डर देना पसंद करते हैं, ओबीडियंस वापस एक्सपेक्ट करते हैं, फीडबैक और कॉन्ट्रडिक्शंस इनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, इनको बर्दाश्त नहीं है, इनकी बात मानोगे रिवॉर्ड देंगे, इनकी बात नहीं मानोगे पनिशमेंट देंगे। फैक्ट्री में ये चलता है, और क्विक डिसीजन में यहाँ पे इसकी खासियत है कि क्विकली डिसाइड कर लेता है क्या करना है क्या नहीं करना। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को? एनी डाउट सो फार? आगे बढ़ू? सेकंड आपका आता है डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडर। डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडर, इसमें क्या हो जाता है, लीडर बीच में बैठ जाता है और उसके जितने भी एम्प्लॉइज होते हैं, जितने भी उसके असिस्टेंट होते हैं, बी सी डी ई, इन सबको बोलता है कि तुम अपने अपने जो है माइंड में क्या क्या है वो बताओ मुझे, तुम्हारे माइंड में जो भी है मैं उसको सुनूंगा, और उसके हिसाब से जो है मैं डिसाइड करूंगा, ठीक है। इसमें वो नहीं लिखा हुआ, इसका नाम दूसरा, ठीक। इसको ग्रुप सेंट्रिक रिलेशनशिप बोलते हैं। इसमें पूरे ग्रुप की चलती है। इसमें बॉस जो है वो सुनता सबकी है, सबकी सुनने के बाद उसको जो बेस्ट ऑप्शन लगता है वो उसको फॉलो करता है। ये जो है आपका डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेटिव जो है, ये वहां पे जरूरी है जहाँ पे आजकल की ऑर्गेनाइजेशन जो है, आजकल की जो कंपनीज हैं वो ऐसा मॉडल पसंद करती हैं जहाँ पे हर किसी की सुनी जाए, जहाँ पे हर किसी की बात को वैल्यू मिले, ठीक है। तो इसमें डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। इसमें ये पार्टिसिपेशन के अंदर काफी बिलीव करते हैं। दूसरी चीज, इसमें लीडर क्या बिलीव करता है, इसमें कीवर्ड है लीडर believes that employee will perform better, will perform best, will perform best when they have set their own objectives। ये पेपर में लाइन लिखी हुई आएगी इसलिए मैं लिख रही हूँ कि मिस्टर राम जो है कंपनी में मैनेजर की तरह काम कर रहे हैं, वो बिलीव करते हैं कि
एम्प्लॉइज तब ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे जब अपने ऑब्जेक्टिव वो खुद सेट करेंगे। बताओ वो कौन से लीडरशिप स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, वो डेमोक्रेटिक को फॉलो कर रहे हैं। उनका मानना है कि जब लोग अपना टारगेट खुद सेट करते हैं तो ज्यादा अच्छा काम कर पाते हैं एज कम्पेयर टू दूसरे बंदे ने टारगेट दिया। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि 2 चैप्टर याद करके रखना तो शायद तुम नहीं करोगे, पर अगर मैंने तुम्हें ये बोला कि तुम बताओ तुम कितने चैप्टर याद कर पाओगे और तुमने बोला मैं 1 चैप्टर याद करूंगा, तो उस 1 चैप्टर के लिए तुम ज्यादा मेहनत करोगे। तो जब अपना टारगेट आप खुद सेट करते हो तो आप ज्यादा अच्छी मेहनत करते हो एज कम्पेयर टू किसी और के दिए हुए टारगेट को। तो ये जो मानने वाले लोग हैं उन्हें डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में काउंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और कीवर्ड है लास्ट लाइन इसकी, एक्सरसाइज एक्सरसाइज कंट्रोल बाय यूजिंग फोर्सेस विद इन द ग्रुप। ठीक है, तो ये अपने ग्रुप की ताकत से ही सारे काम को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। कीवर्ड है इसका एज इट इज लर्न कर लेना, एक्सरसाइज कंट्रोल बाय यूजिंग फोर्स विद इन द ग्रुप। अगर आपको या तो ये लाइन लिखी आ गई या ये लाइन लिखी आ गई तो इसका मतलब है डेमोक्रेटिक। ये समझ में आया? कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। लाइजोस्फीयर, इसकी स्पेलिंग आपको जिंदगी भर क्या, बोलो बोलो, ये करवा रही हूँ। लाइजोस्फीयर ये वर्ड आपको स्पेलिंग करने में बड़ी दिक्कत आएगी, इसकी स्पेलिंग याद करेंगे प्लीज। लजीज अफेयर, लर्न इट दैट वे। ठीक है, लाइजोस्फीयर और फ्री रेन लीडरशिप, इसका क्या मतलब है? बॉस तो बैठ गया साइड में, बॉस कह रहा है तुम्हें डिसाइड कर लो, जो करना है आप खुद ही कर लेना जो करना है। इसमें क्या होगा, बॉस तो साइड हो गया, बॉस ने बोला ये काम है, ये करना है, डिसाइड कर लो कैसे करना है। तो सारी डिसीजन मेकिंग जो है एम्प्लॉइज कर रहे हैं, आपस में खुद ही डिसाइड कर रहे हैं, खुद ही अपना काम कर रहे हैं, खुद ही काम कर कर आके बॉस को कंप्लीट सबमिट। बॉस कह रहा है, बॉस कहता है मैं तब तक बीच में नहीं पढ़ूंगा जब तक मेरी बहुत जरूरत ना हो, काम हो तो बता देना, नहीं तो मैं तो साइड में बैठा हूँ, तुम खुद ही डिसाइड कर लो। इसको कहते हैं लार्जेस्ट फ्री रेंज लीडरशिप, जिसमें बॉस का रोल मिनिमम होता है, आपके जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनका रिलेशन ज्यादा होता है, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन ज्यादा होता है। इसे सबऑर्डिनेट सेंट्रिक, सबऑर्डिनेट सेंट्रिक रिलेशन कहते हैं इसको। इसमें सारा जोर सबऑर्डिनेट्स पे होता है, जूनियर्स पे होता है, बॉस के ऊपर कोई लोड नहीं है। बॉस कहता है जब मेरी बहुत जरूरत हो तब बुला लेना, उससे पहले कोई बुलाने की जरूरत नहीं, खुद ही डिसाइड करो, खुद ही खत्म कर लो। ठीक है, तो इसमें बॉस जो है he doesn't believe in using the power, कि मैं बॉस हूँ, मुझे नारा लगाने की जरूरत नहीं है, आप करो, आप सबकी पावरफुल हो। तो बॉस डज नॉट बिलीव इन द यूज ऑफ पावर, पहला कीवर्ड। ठीक है, हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस टू एम्प्लॉइज। ठीक है, इसमें जो एम्प्लॉइज हैं उनको बहुत आजादी दी जाती है, आपको डिसीजन लो। ठीक है, टू फॉर्मुलेट देयर ओन ऑब्जेक्टिव, इसमें बॉस बीच में आएगा ही नहीं। बॉस कहता है खुद ही बना लो, मैं नहीं आ रहा। लार्जेस्ट एक बार और सुन लो। लार्जेस्ट के अंदर जो है बॉस साइड में हो जाता है, बॉस कहता है कि मेरा सिर्फ सपोर्टिव रोल रहेगा, तुम जो है सबऑर्डिनेट्स अपना डिसीजन खुद ले लो। तो सबऑर्डिनेट सेंट्रिक ये होता है, बॉस कहता है मैं पावर का यूज नहीं करूंगा, मुझे अपना पावर का शो ऑफ नहीं करना है, यू ऑल आर वेरी पावरफुल,
इसमें एम्प्लॉयज को इंडिपेंडेंस दे दी जाती है कि अपना खुद का ऑब्जेक्टिव सेट करो, खुद ही अचीव करो, खुद को जो करो। एक सेकंड यार, पटाखा फूटा कैसा, लेट्स सी। तो इसमें बॉस जो है वो कहता है कि आप खुद डिसाइड करो आपने कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। ठीक है, एक बार ये देखो, कोई डाउट है तो पूछो। पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि 3 मैनेजर्स हैं, राम, श्याम और घनश्याम। जो घनश्याम है वो कहता है कि मैं ही अपनी चलाऊंगा ताकि मैं फटाफट डिसीजन ले सकूं, और मैं नहीं चाहता कि जो सामने वाले एम्प्लॉयज हैं वो मुझे कुछ आगे फर्दर जो है अपनी तरफ से सजेशन दे। आई डोंट वांट दैट, और मैं पनिशमेंट और रिवॉर्ड अपनी मर्जी से दूंगा। तो बताओ उसका कौन सा स्टाइल है? घनश्याम को ऑर्डर देना पसंद है, जवाब सुनना पसंद नहीं है। हाँ, तो वो ऑटोक्रेटिक है। वहीं पे जो राम है वो कहता है सारे मिलके डिसाइड करेंगे, क्योंकि जब तक सारे मिलके डिसाइड नहीं करेंगे तो अच्छे से मेहनत नहीं होगी। हम सारे खुद मिलके डिसाइड करेंगे तो हम बेटर टारगेट को अचीव कर पाएंगे। हमें जो है फोर्सेस विद इन द ग्रुप यूज करने हैं। तो इसका कौन सा होगा? यूजिंग द फोर्सेस विद इन द ग्रुप, employee perform better when they have their own designed objectives. क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा आपका डेमोक्रेटिक। तीसरा है कि जहां पे बॉस किसी तरीके की पावर यूज नहीं करना चाहता, वो फुल इंडिपेंडेंस देता है अपने एम्प्लॉयज को, उसको जो है आप लाजस्फेयर कहते हैं। क्लियर हुआ? आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही है, हमारा लास्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन खोलेंगे, लास्ट टॉपिक, हमारा लास्ट टॉपिक है ये। बस थोड़ा सा ही है, डेफिनेशन है। कम्युनिकेशन जो है एक लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट से बना हुआ है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है इट इज अंडरस्टूड एज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यूज एंड फैक्ट्स। बस आपको इतना याद रखना है डेफिनेशन, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यूज एंड फैक्ट्स। जब आप अपनी सोच को, अपने विचारों को, अपने फैक्ट्स को दूसरे इंसान को कम्युनिकेट करते हो, ठीक है, टू क्रिएट अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग, कि जो आप सोच रहे हो सामने वाला भी उतना ही समझ सके, उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। ये है कम्युनिकेशन की डेफिनेशन। यहां तक समझ में आया? अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाने को, अपनी बात को सामने वाले तक को पहुंचाने को कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसमें आप आइडियाज, व्यूज, फैक्ट्स ये सब शेयर करते हो सामने वाले इंसान को, ताकि कॉमन अंडरस्टैंडिंग बन सके। अब हमारा कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है सबसे पहले होता है सेंडर, जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। वो अपने मैसेज, अपने दिमाग में उसके जो भी मैसेज आएगा उसको एनकोड करेगा। एनकोड हो सकता है उसको शब्दों का रूप देगा, उसे बॉडी लैंग्वेज का रूप देगा, कि मैं अपने हाथों से, इशारों से समझा दूं, मैं उसे लिख के समझा दूं, मैं उसे व्हाट्सएप की भाषा में समझा दूं, किसी तरह से उसको समझा दूं, जीआईएफ के थ्रू समझा दूं। तो अपने मैसेज को जब वो एनकोड करता है किसी शब्दों के रूप में, किसी एक्शन के रूप में उसे डालता है, उसे एनकोडिंग कहते हैं। फिर किसी माध्यम से वो अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाता है, उसे मीडिया कहते हैं। ओवर द फोन, ओवर द व्हाट्सएप, ओवर आपका मे बी लेटर, सामने से बोल के, जिस माध्यम से वो अपनी बात सामने वाले तक देता है उसे मीडिया कहते हैं। वो बात आगे खुल के डिकोड होती है, वो बात रिसीवर तक पहुंचती है, वो डिकोड होती है,
वो डिकोड होके रिसीवर के पास जाती है, रिसीवर उसको समझता है, और रिसीवर जो भी कुछ समझता है उसका उल्टा जवाब, उसका फीडबैक, उससे जो क्या समझा है वो फीडबैक आगे वो सेंडर को दे देता है। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस हैं, ये एलिमेंट्स हैं कम्युनिकेशन के, जिसमें एक सेंडर होता है जो अपनी बात आगे कन्वे करेगा, जो लोगों तक अपनी बात पहुंचाएगा। एक मैसेज होता है जो एक्चुअल आइडिया फैक्ट मैसेज होता है, वो आपका मैसेज कहलाता है। जब आप उसको किसी भाषा में, पिक्चर में, जीआईएफ में, वर्ड्स में, एक्शंस में कन्वर्ट करते हो, उसे एनकोडिंग कहते हैं। जिस माध्यम से आप अपनी बात सामने वाले तक कहते हो, मे बी फेस टू फेस, ओवर द फोन, ओवर इंटरनेट, उसे मीडिया कहते हैं। जब वो सामने वाला उस बात को समझने की कोशिश करता है कि उसने क्या बोला, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेता है, उसे डिकोडिंग कहते हैं। उसके बाद वो रिसीवर को बात समझ में आ जाती है, रिसीवर इज द पर्सन जिस तक वो बात पहुंचानी थी, वो रिसीवर आगे फर्दर जो रिप्लाई देता है उसे फीडबैक कहते हैं। इन सब के बीच में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जो सारे प्रोसेस की बैंड बजा देती है, नॉइस। नॉइस कुछ भी, आपका दिमाग कहीं हो सकता है, आपने किसी बात का कुछ गलत मतलब समझ लिया, ठीक है, आपका माइंडसेट कुछ नहीं था, आपको उस बंदे पे भरोसा नहीं था कि वो जो कह रहा है सच कह रहा है कि नहीं, वो बहुत सारे तरीके के नॉइस होते हैं जो आपके कोर्स से कट गए। ठीक है, यहां तक आपको करना है, इसके बाद चैप्टर खत्म है, चैप्टर ओवर। ठीक है, इसके आगे आपके बहुत सारे पेजेस होंगे बट वो सब कुछ कोर्स से खत्म हो चुका है। क्लियर है?